नमस्कार साथियों। आज से हम अपनी फंडामेंटल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि इस कोर्स में किस तरीके से आगे बढ़ना है। देखिए, आपको जब इस कोर्स को पढ़ना है तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हर उस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे जो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए जरूरी है। हम इस कोर्स के अंदर इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि माला के अंदर मोती होते हैं। हम एक एक मोती को धागे के अंदर पिरोएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ज्योतिष क्या है, आपके लिए ज्योतिष क्यों जरूरी है, आपके जीवन पे ज्योतिष क्या प्रभाव डालता है, आपके जीवन को ज्योतिष किस तरीके से बदल सकता है, कर्मा क्या होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कर्मों की क्या इंपॉर्टेंस है। इन सब चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम भावों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मित्रता और शत्रुता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस किस लगन में कौन कौन से प्लैनेट शुभ हैं और कौन कौन से प्लैनेट अशुभ हैं। रेमेडीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मतलब ये है कि आप इस कोर्स को करने के बाद ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो नोट्स आपके एलएमएस पोर्टल पर दिए गए हैं, आपको उन नोट्सों को बड़े ध्यान से देखना है। आप उनको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, पर आप अपने हिसाब से अपने नोट्स स्वयं बनाइए। क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स खुद नहीं बनाएंगे तब तक आप ज्योतिष को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे और सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है। सुनना, देखना और लिखना। जितना आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। तो आज से हम आपकी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं ज्योतिष को सीखने के लिए। तो सबसे पहले जरूरी है ज्योतिष है क्या। ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष को ध्यान से समझिए। ज्योति, ज्योति प्लस ईश। ज्योति यानी कि प्रकाश, ईश यानी कि भगवान। मतलब है ईश्वर की ज्योति जो हमें मार्गदर्शन देती है। ज्योतिष हमारे जीवन की डायरेक्शन दिखाने का बहुत अच्छा टूल है। ज्योतिष एक टूल है जिससे हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को, अपने जीवन में आने वाले सुखों को, अपने जीवन में आने वाले दुखों को टाइम से पहले स्टडी कर सकते हैं कि आने वाला समय हमारा किस तरीके का हो रहा है। ज्योतिष वह विद्या है जो आकाशीय पिंडों में ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की स्थिति के अकॉर्डिंग आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका आपको पहले से ही इंडिकेशन दे देती है। यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि जीवन की दिशा, आपके जीवन की दिशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और उसको हम यूज कर सकते हैं। आगे ज्योतिष को सीखने में हमारे जीवन में देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। अगर हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए जो हमारे आगे के पथ को मार्गदर्शन दे पाए तो कितना अच्छा होगा। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए हमें यहां से बॉम्बे जाना है, यानी कि हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है। हम गाड़ी में बैठ तो गए हैं पर हमें डायरेक्शन नहीं पता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। क्या हो कि अगर हमें जीपीएस का सहारा मिल जाए, अगर हमें गूगल मैप का सहारा मिल जाए। अगर हम गूगल मैप का सहारा लेके दिल्ली से बॉम्बे के नेविगेशंस को चालू कर देते हैं तो हमें रास्ते में आने वाली हर रोड के बारे में पता लग जाएगा और हम अपने गंतव्य तक सही तरीके से पहुंच जाएंगे। तो ज्योतिष भी हमारे जीवन में यही कार्य करता है, जो हमारे जीवन में बताता है कि आपको कब क्या स्टेप्स लेने हैं। बहुत से लोग ज्योतिष को तंत्र मंत्र के साथ जोड़ते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ज्योतिष कोई तंत्र मंत्र नहीं है। जब आप इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ज्योतिष प्योर कैलकुलेशन बेस है। ज्योतिष जब आप
गोचर्स को देखेंगे, जब आप चलित चार्ट के बारे में बात करेंगे, जब आप कुंडली को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितना इफेक्टिव है ज्योतिष आपके जीवन में। तो आपको ये समझना है कि ज्योतिष टोना टोटका जादू नहीं है। ज्योतिष और कर्म। अब हम कर्मा की बात करते हैं कि कर्मा क्या होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। अब ये संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म हर वो कर्म है जो हमने अपने पूर्व जन्म में कुछ किया है। यानी कि जो हमने, हमारे जो पिछले जन्म थे, उन जन्मों में हमने जो भी अच्छे काम किए हैं, जो भी बुरे काम किए हैं, उन सब का लेखा जोखा हमारे संचित कर्मा में आ जाता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे अच्छे कर्म करे हैं, और अच्छे कर्मों को हम एक एप्पल के तरीके से देखते हैं कि वो एप्पल है, और बुरे कर्मों को हम एक चिल्ली के तरीके से देखते हैं कि वो मिर्च है। तो हमने जितने भी अच्छे कर्म करे हैं वो हमारे अकाउंट में जमा हो गए, भगवान के बैंक के अंदर। जितने भी हमने बुरे कर्म करे हैं वो भी हमारे अकाउंट के अंदर जमा हो गए। और इन कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। मगर जितने भी हमने पुराने जन्म में कर्म करे हैं, उनका पूरा लेखा जोखा इस जन्म में नहीं भोगना पड़ता। हमें कुछ हिस्सा इस जन्म के अंदर भोगना पड़ता है। अब ये क्या हिस्सा हो सकता है, ये तो परमात्मा के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं प्रारब्ध कर्मा क्या होते हैं। प्रारब्ध कर्मा वो होते हैं जिस समय में हम पैदा हुए हैं, यानी कि हमारे संचित कर्मों के अकॉर्डिंग परमात्मा ने हमें जो जन्म दिया है वो हमारे प्रारब्ध कर्मा हैं। यानी कि वो कर्म हमारे फिक्स्ड हैं, हमें उनको भोगना ही पड़ेगा। हर कीमत पे उनको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, हम अपने कर्मों से उनको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यह है प्रारब्ध कर्मा। आगामी कर्मा क्या होते हैं? आगामी कर्मा होते हैं कि जो कर्म हम इस जन्म में करेंगे, जो भी अच्छे कर्म करेंगे या जो भी हम बुरे कर्म करेंगे, वो हमारे संचित कर्मा में ऐड हो जाएंगे, और कुछ हमें प्रारब्ध कर्मा के अंदर ऐड होके मिलेंगे। तो यानी कि इस जन्म में जैसे भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमें आगे के जन्मों में भुगतना पड़ेगा। आगे के जन्मों का हम लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। तो करेक्ट, आप समझ गए होंगे। संचित कर्मा क्या है? संचित कर्मा है जो हमने पिछले जन्मों में कर्म करे हैं। प्रारब्ध कर्मा क्या है? जो हमने पिछले जन्मों में कर्म करे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो हमने इस जन्म में जन्म लिया है, उसमें जो भोगने हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्मा है। यानी कि हमारी डेस्टिनी है वो। कहते हैं ना भाई, हमारे तो भाग्य में ये लिखा हुआ था। तो भाग्य का मतलब है प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध में ये लिखा हुआ था। तो प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते। हाँ, हम अपने आगामी कर्मों को सही कर सकते हैं। तो ये है आगामी कर्मा, और इसी के हिसाब से हमारा जन्म होता है। संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आगामी कर्मों के अकॉर्डिंग हमारा जीवन की रूपरेखा तैयार होती है, और हम अपने इस जन्म में उसी तरीके के कार्य करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कुंडली के ऊपर कि कुंडली क्या होती है। जैसे कि आप राइट हैंड साइड के अंदर देख पा रहे हैं, हमने एक कुंडली को लिया हुआ है। तो ये कुंडली होती क्या है? कुंडली, कुंडली कुछ नहीं है। जिस टाइम हम जन्म लेते हैं, ध्यान से समझिएगा कुंडली होती क्या है। जिस टाइम हम जन्म लेते हैं उस समय पर ग्रहों की, नक्षत्रों की, राशियों की जो पोजीशन होती है उसका स्नैपशॉट कुंडली है। यानी कि मैंने जन्म लिया 15 सितंबर 1978 7:45 AM पे फरीदाबाद प्लेस के अंदर। तो उस समय ग्रह नक्षत्रों की जो भी पोजीशंस थी उसका स्नैपशॉट है, और वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं। यानी कि जो हमने संचित कर्मा किए हैं वो हमारा प्रारब्ध बन गया है, और इसी प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हमें अपने जीवन में सुख दुख सब कुछ भोगना पड़ता है। तो ये है कुंडली। तो अभी हम थोड़ा सा कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं
कि कुंडली के अंदर जो हमने बातें बताई हैं वो क्यों है। देखिए ये कुंडली है, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं। जो कुंडली होती है वो 360 डिग्री, यानी कि जो अंतरिक्ष है उसको 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है और उनको 12 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। 360 को अगर हम 12 से भाग करते हैं तो हर भाग 30 डिग्री का आ जाता है। तो ये जो भाव होता है, हर भाव आपका कितने डिग्री का है? हर भाव आपका 30 डिग्री का एक भाव माना गया है। तो ये जो भाव है ये 30 डिग्री का आपका भाव है। तो जो भाव है वो 30 डिग्री का है। भाव के अंदर जो ये नंबर्स लिखे होते हैं ये और कुछ नहीं, ये राशियां हैं, ये राशि हैं। ये क्या है? ये आपकी राशि है। और ये क्या है? ये आपका भाव है। तो भाव और राशियों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाव क्या है और राशियां क्या हैं। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं कि भाव क्या है और राशियां क्या हैं। भाव क्या होते हैं? भाव जो हमारे फिक्स्ड हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल के अंदर जो भाव होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। भावों को हम चेंज नहीं कर सकते, पर राशियां चेंज होती रहती हैं। तो एक बार जरा प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी सी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही ना दिखाई दे रही है, तो अब यहां पर आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस है, ये हमारा भाव है। इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारी राशि है, ये हमारी राशि है। और ये हमारा भाव है। तो ये हमारा फर्स्ट भाव है, ये हमारा सेकंड भाव है। इसके अंदर जो ग्रह लिखे हुए हैं, जैसे ये मंगल लिखा हुआ है, ये ग्रह है। और हर ग्रह की जब अंतरिक्ष के अंदर जब ग्रह चलता है तो एक डिग्री होती है। तो ये उनकी डिग्री है। और हर ग्रह जो होता है वो किसी ना किसी नक्षत्र के अंदर गोचर करता है। तो ये जैसे चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर इस चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। राहु इस चार्ट के अंदर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर दिखाई दे रहा है। शनि इस कुंडली के अंदर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर दिखाई दे रहा है। गुरु इस कुंडली के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर दिखाई दे रहा है। तो कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? कुंडली के अंदर इंपॉर्टेंट हैं भाव, उसके बाद राशि, उसके बाद तीसरी चीज क्या दिखाई देती है हमें? ग्रह, ग्रहों की डिग्री और इनके नक्षत्र, इन सबको मिला के हमारी कुंडली का निर्माण होता है। कुंडली जीवन की दिशा को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विवाह के बारे में जानने के लिए, शिक्षा के बारे में जानने के लिए, संतान के बारे में जानने के लिए, आपके कैरियर के बारे में जानने के लिए हम कुंडली को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। आपके जीवन का शुभ अशुभ समय कब आने वाला है इसका भी हम कुंडली के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो कुंडली आप समझ गए हैं कुंडली क्या होती है। अभी हम इन चीजों को और ज्यादा डीप में समझेंगे कि कुंडली क्या होती है, कुंडली में भाव क्या होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस के साथ चीजों को समझना है और आप चीजें समझते जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 12 भावों की तरफ। कि भाव, मैंने जैसे पहले भी बताया कि भाव क्या होते हैं। तो हम इस कोर्स के अंदर जिस चार्ट का यूज करने वाले हैं वो है नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट। तो ये जो चार्ट है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है। साउथ इंडियन स्टाइल के चार्ट भी होते हैं। तो साउथ इंडियन स्टाइल के चार्ट्स में और नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स के चार्ट में क्या फर्क होता है ये मैं बता देता हूं आपको। जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और जो साउथ इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये आपका हो गया साउथ इंडियन स्टाइल का चार्ट। ये कुछ चार्ट इस तरीके से होता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर जो राशियां होती हैं वो फिक्स होती हैं। यानी कि अगर ये मेष राशि है, उसके अंदर जो पहली राशि होती है मेष राशि, तो ये फिक्स है मेष। दूसरी राशि वृष राशि,
वो फिक्स है। तो राशियां फिक्स होती हैं, पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो इस तरीके से जो राशियां होती हैं वो फिक्स होती हैं साउथ इंडियन स्टाइल के चार्ट के अंदर। मगर जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है, जिसको हम इस पूरे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, इस पूरे कोर्स के अंदर सीखेंगे, हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल के चार्ट को ही सीखेंगे। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल के चार्ट के अंदर जो फर्स्ट हाउस होता है, वो इस हाउस को हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। हाउस कह लो, भाव कह लो, खाना कह लो, अलग अलग लोग इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो फर्स्ट हाउस ये होगा, और ये फिक्स है। इसके अंदर मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, जो भी नंबर लिखा होगा वो राशि कहलाती है। तो यहां पर हो सकता है, मान लीजिए 6 नंबर लिखा हुआ है, तो अगर 6 नंबर लिखा हुआ है आपके चार्ट के अंदर, तो ये कन्या राशि है, कन्या राशि है। अगर यहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये तुला राशि है, तुला, ये तुला राशि है, ये तुला राशि है। अगर यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मेष राशि है। और अगर यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मीन राशि है। तो राशियां चेंज होती रहती हैं, पर भाव हमेशा फिक्स होता है। यहां तक क्लियर? अब हम जो इसके अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये हमारा होता है सेकंड हाउस, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं। और फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है वो होता है लगन। तो सबसे पहले हम लगन को समझने की कोशिश करते हैं कि लगन क्या होता है। लगन क्या होता है? जब हमारा जन्म होता है, उस समय पर पूर्व दिशा के अंदर जो राशि उदित हो रही होती है, वो हमारी लगन राशि कहलाती है। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि जब हम जन्म ले रहे हैं, जैसे मैंने जन्म लिया था 15 सितंबर 1978 को 7:45 AM में, तो उस टाइम पे पूर्व दिशा के अंदर कन्या राशि उदय हो रही थी। तो मेरा जो लगन बना वो कन्या राशि का मेरा लगन बन गया। तो फर्स्ट हाउस को हम लगन कहते हैं। सेकंड हाउस जो मैंने बताया, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलेंगे, तो जो सेकंड हाउस होता है वो धन भाव होता है। इनको हम अभी डीप में पढ़ेंगे। फिर से हम एंटी क्लॉक वाइज चले, थर्ड हाउस, इसको हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। फोर्थ हाउस, इसे हम सुख भाव भी कहते हैं। फिफ्थ हाउस, एंटी क्लॉक गए, फिफ्थ हाउस, ये हमारा फिफ्थ हाउस है, इसे हम संतान भाव भी कहते हैं या सुत भाव भी कहते हैं। इसके बाद हम फिर से आगे बढ़े, तो इसको हम कहते हैं ऋण, रोग और शत्रु का भाव। ये है हमारा सिक्स्थ हाउस। फिर हम एंटी क्लॉक गए, ये सेवंथ हाउस, इसको हम कहते हैं विवाह या पार्टनरशिप का भाव। विवाह या पार्टनरशिप का भाव इसको हम कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो एट्थ हाउस कहते हैं, ये हो गया हमारा एट्थ हाउस। इसे आयु का भाव भी कहते हैं, आयु। इसके बाद हम दोबारा से एंटी क्लॉक गए, ये हो गया नाइन्थ हाउस, और इसको हम भाग्य, ये हो गया हमारा टेंथ हाउस, इसको क्या बोलेंगे? कर्म। ये हो गया हमारा इलेवेंथ हाउस, इस हाउस को बोलते हैं आय। आय का मतलब इच्छा पूर्ति भी होता है। इच्छा पूर्ति, पैसा नहीं, आय, इच्छा पूर्ति। और ये हो गया हमारा ट्वेल्थ हाउस, इसको हम व्यय भाव भी कहते हैं। व्यय भाव यानी कि खर्चों का घर। अब इन हाउस के अंदर आपको अलग अलग प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, जो कि हम आगे चल के डीप ड्राइव करेंगे और धीरे धीरे हम इन चीजों को सीखेंगे। तो अभी हम सिर्फ 12 भावों के बारे में बात करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं कि 12 भाव अलग अलग किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी
कि ये हमारा होता है फर्स्ट हाउस, ये इसके बाद ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th और ये 12th हाउस। तो ये हमारे 12 के 12 भाव हैं। फिर से ध्यान से समझिए, जो भाव होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, तो हमेशा ये भाव दिखेंगे, भावों में कोई नंबर नहीं लिखा होता, तो ये भाव हमेशा फिक्स्ड हैं। इनके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर लिखे होते हैं, जिनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हाउस लगन, सेकंड हाउस धन भाव, थर्ड हाउस पराक्रम भाव, फोर्थ हाउस सुख भाव, पांचवा हाउस संतान या सुत भाव, छठा हाउस ऋण, रोग और शत्रु का अध्ययन करते हैं हम। सेवंथ हाउस से हम विवाह और पार्टनरशिप्स को देखते हैं। एट्थ हाउस से हम आयु और जो सडन चीजें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं इन चीजों को देखते हैं। नाइन्थ हाउस से हम भाग्य के बारे में जानते हैं। टेंथ हाउस से हम कर्मा के बारे में जानते हैं। 11th हाउस से हम इच्छा पूर्ति के बारे में जानते हैं। और 12th हाउस हमारे हॉस्पिटलाइजेशन या हमारे जो भी खर्चे हैं, फॉरेन ट्रेवल्स है, इसके बारे में हम 12th हाउस से जानते हैं। तो हमारे जीवन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 12 भावों में समाये हुए हैं। कोई व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन पूछता है, हम इन्हीं 12 भावों की स्थिति को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, राशियों को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना फलादेश करते हैं। फलादेश कैसे करते हैं ये आप आगे सीखेंगे। तो अब हम सीखेंगे, एक एक हाउस की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हाउस क्या है, क्या क्या महत्व रखते हैं, पहला हाउस क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके कारक ग्रह कौन सा है, उनकी दिशा क्यों है, और वो हाउस से हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स डिनोट करते हैं। क्योंकि जब आप फलित के ऊपर जाएंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान में रखना जरूरी है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि मेरे सर के अंदर दर्द रहता है, तो आप फर्स्ट हाउस की स्थिति को जरूर देखेंगे और मेष राशि को जरूर देखेंगे। तो अभी हम धीरे धीरे इन चीजों को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिर्फ आपको इतना फोकस करना है कि 12 भाव क्या होते हैं। पहला भाव होता है लगन भाव, जो हमने अभी बात की थी कि लगन भाव हमारा पहला भाव होता है। लगन भाव, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका विषय ये व्यक्तित्व होता है, हमारा हमारा शरीर होता है, हमारा स्वभाव हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम फर्स्ट हाउस से ही देखेंगे। हमारे अंदर कितना आत्मविश्वास है वो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। हमारे जन्म के बारे में फर्स्ट हाउस बताता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जब जन्म होता है तो पूर्व दिशा के अंदर जो राशि उदित हो रही होती है वो हमारा लगन बनता है। तो जन्म के बारे में हमारी फर्स्ट हाउस से पता लगता है। जीवन की शुरुआत है फर्स्ट हाउस, या क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे जीवन की शुरुआत है। हमारे रूप रंग के बारे में हमें फर्स्ट हाउस से पता लगता है। हमारी मानसिक प्रवृत्ति किस तरीके की होगी ये भी हमें फर्स्ट हाउस से ही पता लगता है। फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह कौन सा है? फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। फर्स्ट हाउस की दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा फर्स्ट हाउस की दिशा है। जैसे मैंने बताया था कि जब फर्स्ट हमारा जन्म होता है तो पूर्व में जो दिशा उदित हो रही होती है वो हमारी लगन बन जाता है। तो फर्स्ट हाउस की दिशा कौन सी होती है? पूर्व होता है। फर्स्ट हाउस से हम अपने बॉडी के किन किन पार्ट्सों को देखते हैं, तो हम अपने सिर और चेहरे के बारे में फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो ये था फर्स्ट हाउस के बारे में। इसके बाद हम अब सेकंड हाउस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड हाउस सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस को धन भाव भी कहा जाता है। इससे हम धन, वाणी, यानी कि हम किस तरीके की बोलचाल रखेंगे। अगर सेकंड हाउस में मंगल है तो हमारी वाणी में आक्रोश हो सकता है। सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो हमारी वाणी शीतल हो सकती है। सेकंड हाउस में शुक्र है तो हम मधुर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम वाणी, सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट है उससे हम देखते हैं कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सेकंड हाउस वाणी है। सेकंड हाउस हमारा परिवार है।
फैमिली के बारे में हम सेकंड हाउस से देखते हैं। जो भी हमारे पास पैसा है, जो भी हमने एकत्रित किया हुआ है, धन दौलत जो भी एकत्रित किया हुआ है, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारा बचपन सेकंड हाउस है, हमारा परिवार सेकंड हाउस है, बैंक बैलेंस हमारा सेकंड हाउस है। हमारी खाने पीने की आदतों का अध्ययन भी हम सेकंड हाउस से ही करते हैं। सेकंड हाउस का जो कारक ग्रह माना गया है उसको बृहस्पति माना गया है। सेकंड हाउस दक्षिण दिशा को डिनोट करता है। शरीर का भाग कौन से हैं? हमारा गला, हमारे दांत, हमारा चेहरा का जो निचला भाग है वो हमारे सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। तो ये है सेकंड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस पराक्रम भाव, जिसे हम भाई बहनों का घर भी कहते हैं। भाई बहन मतलब कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जब हमें उनका अध्ययन करना होता है तो हम थर्ड हाउस से इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। थर्ड हाउस साहस है, थर्ड हाउस मेहनत है, थर्ड हाउस हमारे शौक हैं, थर्ड हाउस कला है, थर्ड हाउस लेखन है, थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नी है। शॉर्ट जर्नी यानी कि छोटी यात्राएं जो हम करते हैं, उन यात्राओं का अध्ययन हम थर्ड हाउस से करते हैं। थर्ड हाउस का जो कारक ग्रह है वो मंगल माना गया है, क्योंकि पराक्रम के लिए तो मंगल को चाहिए। पराक्रम जहां है वहां मंगल का होना बहुत जरूरी है, तो मंगल पराक्रम दिखाता है। तो थर्ड हाउस का जो कारक ग्रह है वो मंगल है। इसकी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा मानी गई है। और जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं, हमारे बाजू, हमारे कंधे, हमारे हाथ, इनको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब हम फोर्थ हाउस की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ हाउस होता है सुख भाव। इसे हम माँ का स्थान भी कहते हैं। माँ के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो हम फोर्थ हाउस से करते हैं। जमीन जायदाद के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम फोर्थ हाउस से करते हैं। अपने घर परिवार के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम फोर्थ हाउस से करते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हम फोर्थ हाउस से करते हैं। वाहन के बारे में देखते हैं तो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। शिक्षा के बारे में देखते हैं तो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो ये सब फोर्थ हाउस के कुछ गुण हैं जिनको हम जानते हैं। इसके बाद जो फोर्थ हाउस का कारक ग्रह माना गया है वो माना गया है चंद्रमा। दिशा उत्तर दिशा मानी गई है। और शरीर के भाग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारा हृदय और जो छाती है वो हमारे फोर्थ हाउस को डिनोट करती है। यानी कि फोर्थ हाउस से हम हृदय और छाती के बारे में जब जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो हम इनकी बहुत ज्यादा डीप ड्राइव करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो पंचम हाउस होता है वो होता है विद्या भाव, जिसको हम सुत भाव भी कहते हैं, जिसे हम संतान भाव भी कहते हैं, जिसे हम क्रिएटिविटी का हाउस भी कहते हैं, जिसे हम परीक्षाओं का भाव भी कहते हैं, जिसे हम हॉबीज का भाव भी कहते हैं, स्पेक्युलेशंस का भाव कहते हैं, जैसे लॉटरी सट्टा। इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए हम पंचम हाउस की स्टडी करते हैं। पंचम भाव का जो कारक तत्व माना गया है, कारक ग्रह माना गया है, सॉरी, वो बृहस्पति को माना गया है। तो जब भी हम पांचवें हाउस की स्टडी करेंगे तो हम उसके कारक ग्रह का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कुंडली में किसी भी चीजों को बड़े ध्यान से सुनना है आपको, किसी भी भाव का अध्ययन करते हैं या किसी भी क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं तो हमें उसके भाव को देखना बहुत जरूरी है, भावपति को देखना बहुत जरूरी है, और उसके कारक को देखना बहुत जरूरी है। ये एक थंब रूल है। भाव, भावपति और भाव कारक, इन तीनों को देख के ही हम उचित निष्कर्ष के ऊपर जा सकते हैं कि इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसकी जो दिशा मानी गई है वो पूर्व दिशा मानी गई है। और शरीर का भाग जब हम छाती से नीचे आते हैं तो जो पेट है वो हमारा पंचम भाव को डिनोट करता है। पेट से रिलेटेड किसी भी बीमारी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पंचम भाव को जरूर देखते हैं। किसी ने पूछा कि मेरे बच्चों के बारे में कुछ बताइए, मेरे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, तो हम फिफ्थ हाउस का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम छठे हाउस की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठे हाउस को जैसे मैंने बताया था, ऋण, रोग और शत्रु, छठे हाउस को कहते हैं।
जितनी भी हमारी जॉब्स हैं वो हम छठे हाउस से देखते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हम सिक्स्थ हाउस को ही देखेंगे। टेंथ हाउस हमारा कर्मा है, जॉब नहीं है। जॉब या जॉब का मतलब होता है सेवा। जो भी सेवा है वो हम छठे हाउस से देखेंगे। जो भी रोग हैं वो हम छठे हाउस से देखेंगे। और फर्स्ट हाउस को भी लगन माना गया है, तो हम रोगों को के लिए फर्स्ट हाउस का भी अध्ययन करते हैं। तो ऋण, रोग और शत्रु को हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। इसका जो कारक ग्रह माना गया है वो मंगल को माना गया है और शनि को माना गया है। इसकी जो दिशा मानी गई है वो दक्षिण पूर्व दिशा मानी गई है। और ये हमारे शरीर के किन पार्ट्स को डिनोट करता है? तो ये हमारे पेट के नीचे जो एब्डोमेन पार्ट होता है और जो वहां पर हमारी आंतें होती हैं, उनकी स्टडी करने के लिए हम सिक्स्थ हाउस की स्टडी करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हाउस की तरफ, जिसे हम, आपके पास बहुत सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो फिफ्थ हाउस से और सेवंथ हाउस से रिलेटेड बहुत आते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में संतान और विवाह ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आपको फिफ्थ हाउस को बहुत ध्यान से देखना है। सेवंथ हाउस जो होता है वो विवाह का हाउस होता है। इसे हम पार्टनरशिप का हाउस भी कहते हैं। इसे हम अपने जीवन साथी का भाव भी कहते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सेवंथ हाउस से ही बताएंगे। सेक्सुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सेवंथ हाउस से ही बताएंगे। विवाह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सेवंथ हाउस से ही बताएंगे। सेवंथ हाउस का जो कारक ग्रह माना गया है उसको शुक्र माना गया है और बृहस्पति को माना गया है। जब हम किसी पुरुष की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हम विवाह के टाइम पे शुक्र की स्थिति को जरूर देखते हैं। और जब हम किसी स्त्री की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हम विवाह के टाइम पे जुपिटर को जरूर देखते हैं। तो ये इसके कारक ग्रह माने गए हैं। इसकी जो दिशा मानी गई है वो पश्चिम दिशा मानी गई है। शरीर के किन भागों को डिनोट करता है? कमर और लोअर एब्डोमेन पार्ट को सेवंथ हाउस से देखा जाता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव को आयु भाव भी कहा जाता है, जिसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है, गुप्त विद्याओं का भाव भी कहा जाता है। और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, एस्ट्रोलॉजी आप कितनी अच्छी कर पाएंगे हम एट्थ हाउस से देखेंगे। रिसर्च आप कितनी अच्छी कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो हम एट्थ हाउस से देखेंगे। आपकी आयु के बारे में हम एट्थ हाउस से देखेंगे। आपके जीवन में जो सडन इवेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उनको हम एट्थ हाउस से ही देखेंगे। इनहेरिटेंस यानी कि आपके जीवन में जो पैसा मिलने वाला है, यानी कि आपके पिता से जो संपत्ति मिलने वाली है, आपके पूर्वजों की जो संपत्ति है, उनके बारे में भी हम एट्थ हाउस से ही देखते हैं। एट्थ हाउस का कारक ग्रह शनि को माना गया है। इसकी जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा मानी गई है। शरीर के किन भागों को देखते हैं हम? गुप्तांग और प्रजनन अंगों का हम एट्थ हाउस से अध्ययन करते हैं। नवम भाव के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो नवम भाव को हम भाग्य भाव भी कहते हैं, धर्म भाव भी कहते हैं। धर्म, बहुत से लोग धर्म को जाति से जोड़ते हैं, तो धर्म जाति नहीं है। धर्म का मतलब है जो सही है, जो शास्त्रों के अनुसार सही है, जो मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग सही है, जो लॉ के अकॉर्डिंग सही है, वही धर्म है। चोरी करना धर्म नहीं है, गलत काम करना धर्म नहीं है। तो धर्म का मतलब है जाति बिल्कुल भी नहीं है। धर्म का मतलब है जो सही है वही धर्म है। हम इससे लॉन्ग ट्रेवल्स के बारे में भी देखते हैं। इससे को हम हायर एजुकेशंस भी हम इसी भाव से देखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हम पिता के बारे में भी इसी हाउस से देखते हैं। इसके बाद जो इसका कारक ग्रह माना गया है वो बृहस्पति को माना गया है और सूर्य को माना गया है। इसकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। और हमारे जो शरीर के पार्ट्स को डिनोट करते हैं वो हमारी जांघें, हम नाइन्थ हाउस से स्टडी करते हैं। लॉन्ग ट्रेवल, मैंने लॉन्ग ट्रेवल बताना भूल गया था। लॉन्ग ट्रेवल जैसे मैंने बताया था, हमने थर्ड हाउस के अंदर पढ़ा था शॉर्ट ट्रेवल, मगर यहां पर हम लॉन्ग ट्रेवल्स को देखते हैं। जो थोड़ी सी यात्राएं, बड़ी यात्राएं होती हैं, उनको हम
नाइन्थ हाउस से देखते हैं। इसके बाद हम टेंथ हाउस कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, पॉलिटिकल कैरियर। तो कैरियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम टेंथ हाउस से देखेंगे। टेंथ हाउस हमारा कर्म है, हम कैसे कर्म करने वाले हैं इस जीवन में, हमारा दिनचर्या कैसी चलने वाली है, हम किस क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, वो हम सब टेंथ हाउस से देखने वाले हैं। समाज में हमारी कैसी छवि रहेगी वो हम टेंथ हाउस से देखने वाले हैं। हमारा व्यवसाय कैसा है, व्यवसाय कैसा है, वो हम टेंथ हाउस से देखने वाले हैं। हमारी पब्लिक इमेज कैसी रहेगी वो हम टेंथ हाउस से देखने वाले हैं। तो टेंथ हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो बुध और सूर्य, बृहस्पति और शनि को माना गया है। तो जब भी हम टेंथ हाउस की स्टडी करेंगे तो हम बुध की स्थिति को जरूर देखेंगे, सूर्य की स्थिति को जरूर देखेंगे, बृहस्पति की स्थिति को जरूर देखेंगे, शनि की स्थिति को जरूर देखेंगे। उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, जिसको आप धीरे धीरे आगे सीखने वाले हैं। इसकी जो दिशा मानी गई है वो दक्षिण दिशा मानी गई है। और जो हमारे शरीर का अंग है जो हम टेंथ हाउस से देखते हैं वो है हमारे घुटने। किसी के घुटनों में दर्द है तो हम टेंथ हाउस को स्टडी जरूर करेंगे। इसके बाद हम इलेवंथ हाउस के ऊपर आते हैं, जिसे हम लाभ भाव, मैंने बताया था लाभ का मतलब पैसा नहीं है, लाभ का मतलब आय, हमारी इच्छा पूर्ति, हमारे कितने दोस्त होंगे, हमारे उन दोस्तों से संबंध कैसे रहेंगे, हमारी इच्छा पूर्ति कैसे होएगी, हमारी इनकम कैसी रहेगी, हमारे जो एल्डर सिबलिंग हैं, बड़े भाई बहन, उसको भी हम 11वें घर से ही देखते हैं। तो ये सब चीजें हम 11वें भाव से देखते हैं। इसका जो प्राकृतिक कारक ग्रह है वो बृहस्पति को माना गया है। जब भी हम 11th हाउस की स्टडी करेंगे तो हम जुपिटर की प्लेसमेंट को जरूर देखेंगे। इसकी जो दिशा मानी गई है वो पश्चिम दिशा मानी गई है। शरीर के भंग, घुटनों के नीचे जो हमारा पिंडलियां हैं वो हमारी 11th हाउस से देखी जाती है। फाइनल हाउस जो 12 भावों का जो लास्ट घर है वो है व्यय भाव, 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस हमारे खर्चे हैं, 12th हाउस हमारी हानि है। अगर फर्स्ट हाउस जन्म है तो 12th हाउस जन्म का अंत है, यानी कि लास्ट हाउस है, अंत है हमारे जीवन का। 12th हाउस मोक्ष है, 12th हाउस विदेश है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन है, 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन स्टे से रिलेटेड क्वेश्चन हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस आइसोलेशन है, 12th हाउस लॉसेज है, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी है हमारी। 12th हाउस का कारक ग्रह शनि को माना गया है। दिशा उत्तर पूर्व दिशा 12th हाउस को डिनोट करती है। और हमारे जो शरीर के भाग हैं वो है हमारे जो पैर, जो नीचे का हिस्सा है, और जो हमारे तलुए हैं, तो इसको हम 12th हाउस से देखते हैं। तो आज आपने बहुत ही डीप ड्राइव करी, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष क्या नहीं है, कर्मा क्या होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, कुंडली क्या होती है, कुंडली को किस तरीके से देखा जाता है, कुंडली में क्या क्या होता है, 12 हाउस जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, राशियों और प्लैनेट के बारे में हम आगे के सेशंस में पढ़ने वाले हैं, नक्षत्र जो हमने दिखाए थे, और डिग्री। इन सब के अकॉर्डिंग ही हम फलित करते हैं। तो आज के सेशन में जो 12 हाउस बताए गए हैं इनका अपने आप नोट्स बनाइए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 10 बार देखिए। देखिए, जब तक आप चीजों को सही तरीके से देखेंगे नहीं, सही तरीके से समझेंगे नहीं, तो आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम अपने अगले सेशन में आप सब लोगों के साथ मिलने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।